हाँ तो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से, एकदम शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे और आज के इस चैप्टर के लिए पूरी एनर्जी के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ आप लोग पढ़ने के लिए भी तैयार होंगे। तो मोस्ट वेलकम है आपका आपके टारगेट बोर्ड परिवार में, जहां पे बिहार में सबसे ज्यादा बच्चे जुड़ करके पढ़ाई करते हैं और जहां पे बिहार के बच्चों का सबसे ज्यादा भरोसा दिखता है। तो मोस्ट वेलकम करते हैं प्यारे बच्चों अपना यह प्यारा सा परिवार टारगेट बोर्ड फैमिली में। प्यारे बच्चों, हम लोग आज पहला क्लास करने वाले हैं। हालांकि इसके पहले हम एक छोटा सा क्लास आपको कल भी करवाए थे रिवीजन पर्पस से, लेकिन बहुत सारे बच्चे नए हैं तो इस वजह से हम आज पुनः उन सब चीजों का एक बार रिवीजन करेंगे। यानी कि जो बच्चे नए होंगे उनके लिए तो आज एकदम नया कंटेंट होगा और जो बच्चे कल जुड़े होंगे क्लास में उनके लिए नया कंटेंट के साथ साथ कुछ रिवीजन पार्ट भी होगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोग पूरी ऊर्जा के साथ जुड़ जाइए और हाँ, एक संकल्प भी ले लीजिए कि इस क्लास को हम शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे। बीच में भागा भागी नहीं करेंगे, बीच में छोड़-छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम क्लास में जुड़े हैं तो इसका अंत भी जरूर करेंगे। जब लक्ष्य की ओर चलते हैं ना तो प्यारे बच्चे उस पे पहुंचना ही बहुत जरूरी होता है। चलिए आपको थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हम पॉइंट ए से चलना शुरू किए पॉइंट बी के लिए। प्यारे बच्चों, अगर हम यहां से यहां तक चलने के लिए स्टार्ट किए, अगर हम आधा रास्ता जाने के बाद ये मन बना ले कि अब हमको यहां से लौट जाना चाहिए क्योंकि बी बहुत दूर है, तो एक बात याद रखिएगा, यहां से लौटने में आपको उतना ही ऊर्जा खर्च होगा जितना ऊर्जा में आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते थे। तो इसलिए कभी भी आधा अधूरा ज्ञान लेकर के नहीं लौटना है। जब भी आप लोग जुड़े हैं तो पूरी क्लास के लिए जुड़िए, ठीक है। और सभी बच्चे एक बार क्लास को शेयर भी कर दीजिए। माय डियर, सभी बच्चे एक बार जल्दी जल्दी से क्लास को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आज कोई भी बच्चे छूटने नहीं चाहिए। आज एक भी बच्चे ना छूटने चाहिए, हर एक बच्चों के पास नोटिफिकेशन जानी चाहिए। और जिन बच्चों को टाइम नहीं पता है उनको हम बता दें कि आपका जो समय है वो 6:30 बजे प्रत्येक दिन शाम में है। यानी कि प्रत्येक दिन 6:30 बजे शाम में आप लोगों का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। और गणित प्यारे बच्चे आप लोगों का कितना बजे से है, जल्दी से कमेंट करिए। सुबह में 7 बजे गणित है, सुबह में 7 बजे। तो जो बच्चे गणित पढ़ना चाहते हैं वह सुबह में 7 बजे जुड़ जाइएगा। आज भी गणित का क्लास हुआ था, कल से आप लोगों का गणित का सिलेबस भी स्टार्ट हो रहा है और मैथ का बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर त्रिकोणमिति स्टार्ट हो रहा है, जहां से अकेले लगभग 35 नंबर का सवाल परीक्षा में पूछा जाता है। तो एक भी बच्चे इस चैप्टर को मिस ना करें, यह बात ध्यान रखिएगा। और माय डियर, हम लोग शाम में अभी केमिस्ट्री शुरू किए हैं। जब केमिस्ट्री शुरू होगा तो हम लोग सोशल साइंस में भी चलेंगे। यानी कि आपका साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, मैथ, इंग्लिश, उर्दू, नन हिंदी, हर एक सब्जेक्ट का पढ़ाई टारगेट बोर्ड पे मिल जाएगा। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोगों को कौन सा चैप्टर पढ़ना है, बताओ बाबू। आज हम लोगों को कौन सा चैप्टर पढ़ना है? केमिस्ट्री का पहला नंबर चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। पहला क्लास है और हम चाहते हैं कि पहला क्लास में लगभग 2000 से 2500 के बीच में बच्चे जुड़े। तो लगभग 1800 बच्चे जुड़े हुए हैं। आप लोग शेयर करिए, कम से कम 2000 से 2500 के बीच में बच्चे जुड़ने चाहिए, तब प्यारे बच्चों एकदम मजा आ जाएगा, ठीक है ना। पहला नंबर चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। चलिए एक बार आप लोग इसको अंग्रेजी में लिखिए। तो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पता है अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जरा देखिएगा ध्यान से। रासायनिक, रसायन, रसायन, रासायनिक, रसायन से ही बना है रासायनिक। तो प्यारे बच्चे इसको अंग्रेजी में कहते हैं केमिकल। क्या कहते हैं? केमिकल, ठीक है ना। अभिक्रिया को कहते हैं हम लोग रिएक्शन। ध्यान रखिएगा, रासायनिक को कहते हैं केमिकल, अभिक्रिया को अंग्रेजी में कहते हैं रिएक्शन, और को अंग्रेजी में कहते हैं एंड, समीकरण को अंग्रेजी में कहते हैं इक्वेशन। यानी कि अगर पूरे चैप्टर को अगर मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? केमिकल, रिएक्शन एंड इक्वेशन। यानी कि इस चैप्टर को अंग्रेजी में कहते हैं केमिकल, रिएक्शन एंड इक्वेशन। ध्यान रखिएगा। तो हमारा ये जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, इसको कहते हैं केमिकल
बहुत जगह पर केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन देखने के लिए मिलेगा, कहीं कहीं पर आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन मिलेगा, तो आगे पीछे कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो केमिस्ट्री का पहला नंबर चैप्टर हम लोग आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले प्यारे बच्चे हम लोग केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे। कल जो बच्चे क्लास किए थे उनसे हम आज बहुत कुछ पूछेंगे, आपको हम याद करने के लिए दिए थे। एकदम ईमानदारी के साथ बताइएगा तो कितने बच्चे याद करके आए हैं। एकदम ईमानदारी के साथ बताइएगा तो आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो कल वाला चीज याद करके आए हैं। यानी कि कितने बच्चे हैं जो 1 से लेकर के कहां तक 30 तक बताए थे कि आप लोग सभी तत्वों का नाम, उसका संकेत और उसका परमाणु संख्या जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, सभी तत्वों का नाम, संकेत और परमाणु संख्या जरूर याद कर लीजिएगा। हम आपको पिछले क्लास में होमवर्क दिए थे, तो एकदम ईमानदारी के साथ बताइएगा, दिल पे हाथ रख के, कितने बच्चे याद करके आए हैं। एकदम दिल से बताइएगा तो कितने बच्चे याद करके आए हैं। और अगर याद करके आए हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, हम आपसे पूछेंगे, बहुत सारा भी क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है ना, बहुत सारा क्वेश्चन पूछेंगे। चलिए पहले थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं और आपको बता दे प्यारे बच्चे कि जो भी बच्चे टॉपर 3.0 बैच में नहीं जुड़े हैं वो सभी बच्चे टॉपर 3.0 बैच में जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि प्यारे बच्चे आपका पूरा सिलेबस टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन पर इसी बैच के अंदर में होना है। तो जो बच्चे यहां पे नहीं जुड़े हैं जरूर जुड़िएगा, क्योंकि यहीं पे आपको पैनल पीडीएफ मिलेगा, यहीं पे आपको नोट्स मिलेगा, यहीं पे आपको पर सब्जेक्ट का टेस्ट मिलेगा, यानी कि सब मटेरियल आपको यहां पे मिलने वाला है। तो अगर आप लोग विलंब कर रहे हैं तो विलंब ना करिए, जल्दी जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आप लोगों को सबसे पहले क्या बताए थे, चलिए फिर से एक बार रिपीट करते हैं, आप लोग जरा ध्यान से समझिएगा। हम आप लोगों को बताए थे कि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं और केमिस्ट्री को कहते हैं रसायन। केमिस्ट्री को क्या कहते हैं? रसायन कहते हैं। और रसायन को अलग अलग अगर हम लोग करते हैं तो कौन कौन सा शब्द में बढ़ता है बाबू, एक बार आप लोग कमेंट करिएगा, क्यों चूंकि आप लोग थोड़ा बहुत तो जानकारी कल ही ले लिए थे। तो रसायन को अगर हम लोग अलग अलग करेंगे तो बनेगा रस और आयन। रस और आयन। रस कहने का मतलब हो गया प्यारे बच्चों द्रव, और आयन कहने का मतलब हो गया धन आयन और ऋण आयन। यानी कि हम लोग केमिस्ट्री में लिक्विड के बारे में पढ़ते हैं, धन आयन और ऋण आयन के बारे में पढ़ते हैं, कल बता दिए थे। अच्छा सभी बच्चे एक बार कमेंट करके हमें बताइएगा कि केमिस्ट्री का पिता किसे कहा जाता है। आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा प्यारे बच्चों कि फादर ऑफ केमिस्ट्री, जल्दी से बताइएगा तो, फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है? जल्दी जल्दी से आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए। यानी कि रसायन विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है? बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए, रसायन विज्ञान का जनक, रसायन विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है? एक बार फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए। एंटोनी लेबोजियर। बहुत बढ़िया, जो भी बच्चे बताए हैं एकदम भाई याद करके आए हैं। तो आप लोग को हम बताए थे कि रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है किनको? एंटोनी लेबोजियर को। एंटोनी लेबोजियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। हम आपको एंटोनी लेबोजियर का फोटो भी दिखाए थे कि प्यारे बच्चे देख लीजिए, यही है एंटोनी लेबोजियर। यही कौन है? एंटोनी लेबोजियर है, जिनको कि रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ केमिस्ट्री यही है। बताए थे ना, फादर ऑफ केमिस्ट्री यही है प्यारे बच्चे। अच्छा ये बताइए, आप लोगों को हम बताए थे 4 ऑप्शन देते हैं, आप लोग बताइएगा जरा हमें। आप लोगों को हम 4 ऑप्शन देते हैं, ठीक है ना। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन। तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन, ध्यान रखिएगा, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन। और चौथा ऑप्शन है कार्बन। आप लोग हमें यह बताइए, एंटोनी लेबोजियर के द्वारा इसमें से किसका खोज किया गया है? आप लोग जल्दी जल्दी से कमेंट करिए तो, एंटोनी लेबोजियर के द्वारा ये चारों में से किसका खोज किया गया है? एंटोनी लेबोजियर ऑक्सीजन का खोज किए थे कि नाइट्रोजन का, कि हाइड्रोजन का, कि कार्बन का? जल्दी से एक बार बताइए फटाफट से कमेंट करके। आज हर एक बच्चे दहाड़ेंगे एकदम क्लास में। हमारा लक्ष्य यही होता है कि अगर बच्चों को हम एक क्लास में पढ़ा दिए हैं तो अगली क्लास में वो सब कुछ उन्हें याद होना चाहिए।
अगर बच्चों को एक क्लास में हम पढ़ा दिए है ना, तो सब कुछ आपको याद होना चाहिए। और देखिए कितनी बेहतर तरीके से बच्चे जवाब दे रहे हैं कि गुरुजी एंटोनी लेबोजियर ने नाइट्रोजन का खोज किया था। एंटोनी लेबोजियर ने नाइट्रोजन का खोज किया था। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये पूरा रसायन विज्ञान के बारे में हम आपको बताए थे, ठीक है ना। अब इसके आगे हम आपको क्या बताए थे प्यारे बच्चों? इसके आगे हम आपको बताए थे शुद्धता के आधार पर पदार्थ। क्या बताए थे? शुद्धता के आधार पर पदार्थ। आप लोग बताइए तो जरा कि शुद्धता के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं बाबू? जरा एक बार बताइएगा, शुद्धता के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? फटाफट से आप सभी बच्चे कमेंट करेंगे। और हम आपको बताए थे कि शुद्धता के आधार पर जो पदार्थ होता है यह दो प्रकार में बंटता है। एक तो होता है शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ। बताए थे ना, एकदम बेसिक से लेकर के चल रहे हैं हम, वहां से लेकर के चल रहे हैं जहां पे केमिस्ट्री का शुरुआत होता है। हम कल भी आपको बोले थे और आज भी बोल रहे हैं कि हम ये मान करके चल रहे हैं कि आप केमिस्ट्री में कुछ नहीं जानते हैं, हमें एकदम जीरो से पढ़ाना है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, हमें एकदम जीरो से पढ़ाना है। तो जीरो से हीरो प्यारे बच्चे आपको बनाना हमारा काम है। ध्यान रखिएगा, जीरो से हीरो आपको हम केमिस्ट्री में जीरो से हीरो बनाएंगे। जो बच्चे केमिस्ट्री से नफरत करते थे उस नफरत को हम प्यार में बदलवाएंगे। ध्यान रखिएगा। तो बस आप लोग आराम से पढ़ते जाइए। शुद्धता के आधार पर हम बताए थे कि जो पदार्थ होता है वो दो प्रकार का होता है, बताए थे ना। उसके बाद हम आपको बताए थे कि जो पदार्थ होता है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा, शुद्ध पदार्थ, इसको भी दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं तत्व और दूसरे को कहते हैं यौगिक। क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं तत्व और दूसरे को बोलते हैं यौगिक। और जो अशुद्ध पदार्थ होता है इसका एक प्रकार होता है जिसको कहते हैं मिश्रण, ठीक है ना। ये तो हम आपको बता दिए थे। अब इसके आगे और अगर हम थोड़ा सा बढ़ेंगे तो ये जो प्यारे बच्चों आपको दिख रहा है तत्व, इसको कितने भागों में बांटते हैं पता है? इसको बांटते हैं हम लोग धातु, अधातु और उपधातु, तीन भागों में। धातु, अधातु और उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु। ध्यान रखिएगा, जो तत्व है उसको तीन भागों में बांटते हैं, धातु, अधातु और उपधातु, ठीक है ना। धातु और अधातु हम लोगों को एक स्पेशल चैप्टर भी पढ़ना है। ध्यान रखिएगा, धातु और अधातु केमिस्ट्री का एक स्पेशल चैप्टर है जिसमें पढ़ना है। अच्छा, आप लोग हमें जरा ये बता दीजिए प्यारे बच्चों कि जो तत्व है इसकी कुल संख्या कितनी है? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। और सभी बच्चे एक बार वीडियो को, इस क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। जो बच्चे अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं, वैसे सभी बच्चों से हमारा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए जल्दी से। कितने तत्व हैं टोटल? हे प्रभु, 108 न है कुंदन भाई। कुंदन बोल रहे हैं कि गुरुजी 108 है। 108 नहीं बताए थे मेरे दोस्त, 118 बताए थे। कितना बताए थे? 118। यानी कि तत्वों की कुल संख्या कितनी बताए थे? 118 बताए थे। जो हमारा पीरियोडिक टेबल होता है, ठीक है ना, जो हमारा पीरियोडिक टेबल होता है उसमें तत्वों की कुल संख्या कितनी है? 118। ध्यान रखिएगा। यौगिक के बारे में हम आपको बताए थे कि यौगिक को दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन दो भाग होता है प्यारे बच्चों? बताए थे कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक, बताए थे ना। एक बताए थे हम आप लोगों को कार्बनिक और अकार्बनिक। क्या बताए थे? कार्बनिक और अकार्बनिक। अकार्बनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक बताए थे ना। एक कार्बनिक और एक अकार्बनिक। और अगर मिश्रण के बारे में बात किया जाए तो मिश्रण को प्यारे बच्चे हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन, जरा बता दीजिए जल्दी से। ध्यान रखिएगा, एक को कहते हैं समांगी मिश्रण और दूसरे को कहते हैं विषमांगी मिश्रण, ठीक है ना। तो इतने तरह से हम लोग पदार्थ को बांटते हैं। यानी कि ये पूरा खानदान जो हो गया वो किसका हो गया? पदार्थ का हो गया। समझ में आ गया ना? क्योंकि दुनिया में हर एक वस्तु एक पदार्थ है, इसलिए पदार्थ के बारे में पढ़ना बहुत आवश्यक है। बोलो बाबू, समझ में आ गया? यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर? बताओ बाबू, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर? एक बार जल्दी जल्दी से सभी बच्चे बता दीजिए।
यहां तक सभी बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर अगर हो गया हो तो एक बार जल्दी जल्दी से हाँ बता दीजिए बाबू। चलिए बहुत बढ़िया, हाँ एकदम बहुत जबरदस्त। देखो बाबू, शुद्धता के आधार पर हम लोग पदार्थ को बांट रहे हैं। आप लोग ठोस, द्रव और गैस के आधार पर पदार्थ को मत बांट दीजिए। वो ठोस, द्रव और गैस अलग है। हमको भी पता है कि पदार्थ 3 प्रकार के होता है, ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ और गैस पदार्थ। और अगर आप बता रहे हैं कि 3 ही प्रकार के होता है तो आप भी गलत हैं, क्योंकि पदार्थ 5 प्रकार के होता है, ठोस, द्रव, गैस, चौथा प्रकार होता है प्लाज्मा और 5वां होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो 5 प्रकार के पदार्थ होते हैं, सिर्फ ठोस, द्रव और गैस ही नहीं होता है। पदार्थ को कुल 5 भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये 5 प्रकार के पदार्थ होते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, हम यहां पर शुद्धता के आधार पर पदार्थ को बांट रहे हैं, तो शुद्धता के आधार पर पदार्थ 2 प्रकार के होगा, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। दुनिया में कोई भी पदार्थ या तो शुद्ध पदार्थ है या तो अशुद्ध पदार्थ है। अगर एक ही तरह के परमाणुओं से बना हुआ है तो वह शुद्ध पदार्थ कहलाएगा, अगर एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर के बना है तो वह अशुद्ध पदार्थ कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ सभी बच्चों का कंसेप्ट क्लियर? हाँ बहुत बढ़िया। चलिए, हाँ कल वाला वीडियो हटा दिया गया है इसलिए क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो गया था, बोर्ड वगैरह बहुत बंद हो गया था और भी कुछ चीजें आप लोगों को उसमें रूटीन ज्यादा बता दिए थे। तो इस वजह से हमें लगा कि बच्चों को एकदम फ्रेश वीडियो मिलना चाहिए। एकदम जब क्लास लें तो एकदम फ्रेश क्लास लें, क्योंकि बाद में हो सकता है कि इस क्लास को 5-6 महीना के बाद कोई बच्चे आकर के अगर देखें तो उनको लगे कि नहीं भाई पढ़ाई एकदम जबरदस्त हुआ है, ठीक है ना, इसलिए हम एकदम फ्रेश क्लास आप लोग का ले रहे हैं। क्लियर हुआ बाबू यहां तक? ध्यान रखिएगा। तो यहां तक अगर सभी बच्चों का क्लियर है तो हम आगे बढ़ जाएं। अच्छा, और हम आपको क्या बताए थे? हम आपको यह बताए थे कि जितने सारे भी तत्व हैं, जितने भी तत्व हैं, यह परमाणुओं से मिलकर के बने हैं, यह परमाणुओं से मिलकर के बने हैं। और जो परमाणु होता है वह 3 चीजों से मिलकर के बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ध्यान रखिएगा, जो परमाणु होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 चीजों से मिलकर के बना होता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और हम आपको क्या बताए थे कि जितने सारे भी तत्व हैं, यानी कि 118 तत्व, 118 तत्व, सभी 118 तत्व का अपना अलग संकेत होता है। ध्यान रखिएगा, समझने के लिए संकेत बना दिया गया है। और प्यारे बच्चे, इसका परमाणु संख्या होता है। क्या होता है? इसका परमाणु संख्या होता है। ध्यान दीजिएगा, सभी तत्व का अपना संकेत होता है और परमाणु संख्या होता है। हम आप लोगों को बताए थे कि जो तत्व है प्यारे बच्चों, इसमें कम से कम 1 से लेकर के 30 तक आप लोगों को एकदम कंठस्थ याद कर लेना है। बताए थे कि नहीं बताए थे? 1 से लेकर के 30 तक एकदम आप लोगों को घोल कर पी जाना है, एकदम कंठस्थ याद कर लेना है। बताए थे ना? बताओ बाबू जल्दी जल्दी से, बताए थे हाँ या ना? चलिए बताए थे सर। तो चलिए पूछना स्टार्ट करते हैं, जरा आप लोग बताइएगा हमें, ठीक है ना, पूछना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग बताइए क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? सभी बच्चे जल्दी जल्दी से बताइएगा, जल्दी जल्दी से सब बच्चे बता दीजिएगा बाबू कि क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है। देखते हैं सबसे पहला किनका जवाब आता है भाई। हाँ, जिस बच्चे का पहला जवाब आएगा ना हम उनका नाम लेंगे। चलिए मोबाइल में हम देखते हैं जिनका पहला जवाब। प्रियांशु हेमंत का पहला जवाब आया है, उसके बाद हेमंत कुमार का दूसरा जवाब आया है, उसके बाद अविनाश कुमार का तीसरा जवाब आया है, अमन का चौथा जवाब आया है, यादव राय का 5वां जवाब, अनुज कुमार आया है 17, अंशिका उपाध्याय का आया है 17, बहुत बढ़िया, राहुल का आया है 17, पल्लवी कुमारी का आया है 17, विनोद का आया है 17, शिवम का आया है 17, उसके अलावा कौन है भाई? एक LXZ, भाई थोड़ा अपना नाम बढ़िया रखिएगा ताकि हम पढ़ें तो अच्छा लगे, ठीक है ना। उसके अलावा पीयूष है, मोहित पासवान है, सुधीर है, बहुत सारे बच्चों का अब 17 आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चे ध्यान रखिएगा, क्लोरीन का क्या होता है? 17 होता है, क्लोरीन का 17, ध्यान रखिएगा। और इसका संकेत क्या होता है भाई? जब क्लोरीन का 17 होता है संकेत क्या होगा? Cl होगा। अच्छा, संकेत लिखने के लिए हम आपको बताए थे
कि अंग्रेजी का जो पहला अक्षर होता है ना वही संकेत हो जाता है। जैसे मान लिया जाए हम बात करते हैं क्लोरीन का, तो अगर प्यारे बच्चों इसको अंग्रेजी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? CLORIN लिखेंगे क्लोरीन। तो शुरुआत का जो अक्षर है Cl, शुरू का या तो एक अक्षर लेते हैं या तो दो अक्षर लेते हैं, ठीक है ना। अगर प्यारे बच्चे अंग्रेजी का वर्ड नहीं है तो उसके लैटिन नाम का अंग्रेजी का अक्षर लिया जाता है। जैसे सोडियम हो गया, तो सोडियम जरा ध्यान से देखिएगा, सोडियम, सोडियम को अंग्रेजी में अगर हम लिखेंगे तो SID, सोडियम, इस प्रकार से होना चाहिए, SODIUM होना चाहिए। तो इसका संकेत प्यारे बच्चे SO होना चाहिए था, लेकिन इसका संकेत SO नहीं होता है, इसका संकेत क्या होता है? Na होता है। क्यों ऐसा भाई? कहिएगा कि सर अभी तो बताए हैं कि अंग्रेजी वाला जो वर्ड होता है उसका पहला एक या दो अक्षर हम लोग संकेत में लेते हैं, लेकिन अब सोडियम को SODIUM लिखते हैं तो SO होना चाहिए था, लेकिन लिखते हैं Na। प्यारे बच्चों सोडियम को अंग्रेजी वाला अक्षर से नहीं, सोडियम का लैटिन नाम होता है नाइट्रियम, ठीक है ना। सोडियम का लैटिन नाम क्या होता है? नाइट्रियम होता है। तो नाइट्रियम में शुरुआत का Na अक्षर होता है, तो इसलिए हम लोग Na से शुरू करते हैं इसका संकेत। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी एलिमेंट का जो संकेत है, किसी भी तत्व का जो संकेत है, या तो उसका अंग्रेजी अक्षर का पहला एक या दो अक्षर होगा, या तो उसके लैटिन नाम का पहला एक या दो अक्षर होगा। यह बात आप लोग ध्यान रखिएगा। बोलो बाबू, याद रहेगा? हाँ, याद रहेगा ना? चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब आप लोग हमें बता दीजिए सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? जल्दी से एक बार बच्चे कमेंट करके बताइए। इसका तो जवाब पहले से बच्चे दे रहे हैं, समझ में नहीं आएगा। सोडियम का 11 होता है, Na हो जाएगा। चलिए अब एकदम फ्रेश पूछते हैं। सब बच्चे तैयार हैं? एकदम रेडी रहिएगा, जितना जल्दी हो सके जवाब बताने के लिए। बच्चों का हम जवाब यहां पे पढ़ेंगे, सभी बच्चों का हम जवाब यहां पे पढ़ेंगे, इसलिए आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है ना। चलिए बताइएगा जरा, अगला प्रश्न है आपसे, मैग्नीज का जरा बता दीजिए, जल्दी जल्दी से एक बार जवाब बताइए। तो मैग्नीज का संकेत। चलिए भाई बच्चों का हम जवाब देखना शुरू करते हैं, किनका सबसे पहले जवाब आता है। मैग्नीज का आपको संकेत भी बताना है और परमाणु संख्या भी बताना है। चलिए देखते हैं कितने बच्चों का मैग्नीज का सही जवाब आता है, ठीक है ना। मैग्नीज का कितने बच्चों का सही आता है, एक बार देखते हैं भाई कौन बच्चे हैं जो सबसे पहले आंसर दिए हैं अभी। हाँ, पहला आंसर आया है अनुज कुमार का। पहला आंसर किसका आया है? अनुज कुमार का पहला आंसर आया है। अरे भाई, अनुज से भी पहले आया है अंजलि कुमारी का, सॉरी, अनुज से भी पहले अंजलि कुमारी का आया है, और खुस्तर इमाम का आया है, और मुकेश गिरी का आया है, विनय सिंह का आया है, उसके बाद HP गेमर का आया है, विनोद साहू हो गए, अनुज कुमार हो गए, आदित्य हो गए, बहुत सारे बच्चों का आया है। अब तो वर्षा हो गया, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चे एकदम बहुत सारे बच्चों का देखिए, कुछ बच्चे गलत जवाब बता रहे हैं, कुछ बच्चे 17 बता रहे हैं, कुछ बच्चे 27 बता रहे हैं, कुछ 24 बता रहे हैं। याद नहीं होगा तो ऐसे ही गलत जवाब बताइएगा। इसलिए कहते हैं कि जब भी आप लोग आइए तो याद करके आइए ताकि गलत ना हो। आपको हम मैग्नीज का क्या बताए थे? देखिए बहुत सारे बच्चे तो सबसे पहला गलती ये किए हैं कि मैग्नीज का संकेत Mg बता रहे हैं। सबसे पहला तो गलती आपका यहीं पर है। मैग्नीज का संकेत Mg नहीं होता है, मैग्नीज का संकेत Mg नहीं होता है। हम जानते थे कि आप लोग फंसिएगा। एक कहावत है प्यारे बच्चे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन फंसना नहीं है, ठीक है ना। अगर गलती से फंस भी गए ना, पूरा जाल लेकर के उड़ जाएंगे, लेकिन शिकारी के कब्जे में ना आएंगे। तो आप लोगों के लिए हम शिकारी हैं। प्रश्न पूछ करके हम आपको फंसाने का प्रयास करेंगे, आपको फंसना नहीं है, ठीक है ना। आप लोगों को फंसना नहीं है। मैग्नीज का जो संकेत होता है, ध्यान रखना मेरे भाइयों, Mn होता है। क्या होता है? Mn होता है। और परमाणु संख्या 25 होता है। कितना होता है परमाणु संख्या? 25 होता है। आप लोगों को हमने बताया था प्यारे बच्चे, अगर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दिए होते तो ये पीरियोडिक टेबल आप लोग देख लेंगे ना, तो आपको पूरा समझ में आ गया होता, ठीक है ना। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए अब फिर से आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों को अगला नंबर क्वेश्चन का जवाब बताना है भाई। चलिए, मैग्नीज का तो बहुत सारे बच्चे फेल हो गए, Mg बता करके बहुत सारे बच्चे खुद से फंस गए, ठीक है ना। चलिए अब आप लोग बताइएगा आयरन का। आयरन कहने का मतलब होता है लोहा।
आयरन कहने का मतलब क्या होता है? लोहा। तो बताओ बाबू, लोहा का संकेत क्या होता है और लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है? जल्दी जल्दी से सभी बच्चों का जवाब आना चाहिए, गलत चाहे सही, लेकिन जवाब सबका आना चाहिए। चलिए भाई, सब देखते हैं लोहा का जवाब। अरे भाई, मोहम्मद फरहान अख्तर, सबसे पहला जवाब आया है मोहम्मद फरहान अख्तर का। उसके बाद साजन पोद्दार का, उसके बाद वीरेंद्र कुमार का, हेमंत कुमार का, और फिर उसके बाद आवेद का आया है, और फिर उसके बाद चंदन सिंह का आया है, शुभम का आया है, अंकित का आया है, अंजलि का इस बार गलती हो गया, गलत है, 27 नहीं होगा, ठीक है ना, वीरेंद्र का आया है। अब तो सब बच्चों का सही जवाब आ रहा है। सबसे पहली बात 26 होता है इसका संकेत, ये परमाणु संख्या 26 होता है। लोहा का संकेत Fe होता है और परमाणु संख्या 26 होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना बाबू, एकदम गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा बताइएगा चांदी का क्या होता है? चांदी, जिसको सिल्वर भी कहते हैं, प्यारे बच्चों बताओ जल्दी से। चांदी, ध्यान रखिएगा, चांदी का याद करना बड़ा आसान है, ठीक है ना, चांदी का याद करना बड़ा आसान है। चांदी और सोना का तो ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराते हैं, जरा देखिएगा ध्यान से, ठीक है ना। चांदी और सोना का बढ़िया से याद कराते हैं। देखिए, कोई भी जो पत्नी है अपने पति को प्रसन्न करती है कि भाई हमको चांदी का पायल लेना है, तो वो अपने पति को कैसे बोलेगी? ए जी, देखो चांदी का पायल ले दीजिए ना, होता है ना ए जी। तो प्यारे बच्चों, चांदी का संकेत क्या होता है? ए जी, ठीक है ना। चांदी का संकेत याद रखना है ए जी, है ए जी, ध्यान रखिएगा। चांदी का संकेत क्या होता है? ए जी। बोलो बाबू, एकदम क्लियर सभी बच्चों का, एकदम दहाड़ करके बताइए। आप लोग ऐसे बताते हैं ना, मजा नहीं आता है। समझ में आया? चलिए सभी बच्चों, हाँ क्या कोई दिक्कत है? चांदी का संकेत है जी। अरे भाई, ये वाला अगर आप 1 से 30 तक देखिए, 30 यहां आता है, 1 से 30 तक अगर आप देख लेंगे ना, पूरा आपको याद हो जाएगा। लेकिन चांदी का जो है ना वो आगे जाकर के, चांदी का ना परमाणु संख्या 47 होता है, ध्यान रखिएगा। चांदी का अगर परमाणु संख्या देखेंगे तो यहां पर आता है 47, कहां पर है? हाँ यहां पर 47 है। तो चांदी का परमाणु संख्या 47 होता है, ध्यान रखना बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। चांदी का परमाणु संख्या कितना होता है? 47। अब सुनिएगा, अगर चांदी का लेवा जाता है कोई सामान, लेकिन अगर वही बोले कि चलो भाई तुमको सोना का ले देते हैं, सोना का ले देते हैं, तो और ज्यादा खुश हो जाएगा। और जब सोना का सामान लेने के लिए खुश हो जाएगा तो बोलेगा, क्या बोलेगा पता है? ए यू, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो अगर प्यारे बच्चे सोना का संकेत पूछा जाए तो होता है ए यू। बताओ बाबू, सोना का परमाणु संख्या कितना होता है? सोना का परमाणु संख्या, तो आपको बताना है सोना का परमाणु संख्या 79। याद रखिएगा, मैथ में आपको अगर स्ट्रांग बनना है तो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। उसी प्रकार से अगर केमिस्ट्री में स्ट्रांग बनना है तो आपको संकेत, परमाणु संख्या, रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र, ये सब याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये सब बिना याद किए हुए काम नहीं चलने वाला है। जब तक ये सब याद नहीं करिएगा ना, आपका काम चलेगा ही नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो हर एक चीज आपको याद होना चाहिए, और अगर याद है तो समझिए कि मामला एकदम फिनिश, केमिस्ट्री आपके चारों तरफ नाचेगा, ठीक है ना। चलो बाबू आगे आप लोग बताइए। पोटासियम, बताओ बाबू, पोटेशियम का परमाणु संख्या क्या होता है? जल्दी जल्दी से जवाब बताइए। पोटेशियम का संकेत और परमाणु संख्या देखते हैं कितने बच्चों का सबसे पहला जवाब आता है। पोटेशियम का सबसे पहले कौन बच्चे जवाब देंगे? देखते हैं, जल्दी जल्दी से बताइए। पोटेशियम का सबसे पहले कौन बच्चे जवाब देंगे? जल्दी जल्दी से एक बार बताइए आप लोग। अरे भाई, इसका तो हम देखबे नहीं, का तुम देखबे नहीं कि ये पार कर गया, सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें हम आप लोग का चेक कर लेंगे, ठीक है ना। निकल गया, बहुत सारे बच्चों का हम कमेंट से थोड़ा सा ध्यान हट गया, बहुत सारे बच्चों का कमेंट स्क्रॉल होते रहता है, ऊपर निकल गया।
तो बाबू आगे पूछते हैं, आगे आप लोग बताने के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है ना। आगे आप लोग बताइएगा, पोटेशियम का K होता है, इसका 19 होता है। पोटेशियम का K होता है, इसका 19 होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, आप लोग बताइएगा सल्फर का, प्यारे बच्चों जल्दी से एक बार बताइए तो, देखते हैं कितने बच्चों का सबसे पहला जवाब आता है। सल्फर का जल्दी से बता दीजिए, संकेत और परमाणु संख्या दोनों। सल्फर का देखते हैं कि सल्फर का जल्दी से बताओ भाई। सबसे पहला जवाब सल्फर का कितने बच्चों का आता है? अरे 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 आ गया आ गया आ गया आ गया। साजन पोद्दार का सबसे पहले आया है, मनीष कुमार का दूसरा नंबर पे है, सौरभ कुमार का तीसरा पे है, बहुत बढ़िया। शिवम राय का है जी, प्रतीक राज का है, यूपीएससी आशीष का है, बहुत बढ़िया। 2030 में लगता है कि यूपीएससी का लक्ष्य रखे हैं, इसलिए आईडी का नाम रख दिए हैं। अनुज कुमार का, चलिए बहुत बढ़िया। यानी कुल मिलाकर के हम ये देख रहे हैं कि कुछ बच्चे तो याद करके आए हैं, लेकिन कुछ बच्चे याद करके नहीं आए, ठीक है ना। तो जिन बच्चों को संकेत और परमाणु संख्या याद नहीं है, वैसे बच्चों से हम ये आग्रह करेंगे कि आप लोग संकेत और परमाणु संख्या 1 से लेकर के 30 तक जरूर याद करिएगा। और 1 से 30 के बाद बहुत सारा परमाणु संख्या है, जैसे सोना का हो गया, चांदी का हो गया, तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे देखिए ना, 1 से 30 के बाद भी कुछ कुछ ऐसा है, जैसे 30 तो यहीं पर खत्म हो जाता है, उसके बाद भी बहुत सारा ऐसा है कि आपको याद करना पड़ेगा। जैसे सोना चांदी का बताइए दिए, देखिए सोना का ये हो गया और चांदी का ये हो गया, सोना चांदी हो गया। और उसके अलावा फिर क्या, मरकरी यानी कि पारा का हो गया, पारा का Hg होता है। तो ये सब ना परीक्षा में पूछता है। शीशा का क्या होता है? Pb होता है, ठीक है ना। इसके अलावा टीन, तो टीन का Sn होता है। तो ये सब प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। चलिए अब इसके अलावा हम आपको क्या बताएं, इसके अलावा कुछ रासायनिक सूत्र वगैरह केमिस्ट्री में आपको याद करके रखना है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, केमिकल नेम, क्या हम बता रहे हैं? केमिकल नेम। जैसे अगर आपके किताब में देखा जाए तो केमिकल नेम वगैरह ज्यादा पूछता है, ठीक है ना। अगर आपके किताब में देखा जाए प्यारे बच्चों, तो केमिकल नेम वगैरह थोड़ा बहुत आपको याद करके रखना पड़ेगा। जैसे देखिए ना, केमिकल नेम आपके किताब में कौन कौन सा यूज आएगा वो हम आपको बता देते हैं, ठीक है ना। आपके किताब में कुछ कुछ केमिकल नेम है जो कि आप लोग अगर याद रखते हैं तो ज्यादा बढ़िया है। जैसे सबसे पहला आप लोग अगर जानते हैं तो बताइएगा, HCl को क्या कहते हैं? HCl, प्यारे बच्चे HCl को बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं? ध्यान रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। आपको पता है कि हम लोगों के पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, हम लोगों के पेट में भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। क्या आपको यह बात पता है? हम लोगों के पेट में भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। क्या ये बात आप लोगों को पता है? बताओ बाबू, पता है? हम लोगों के पेट में भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। तो अगर कहीं पे लिखा हुआ मिले HCl मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अगर प्यारे बच्चे कहीं पे आपको लिखा हुआ मिले H2SO4, तो इसको आप लोग क्या पढ़ेंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसको? सल्फ्यूरिक अम्ल पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये सबको क्या पढ़ेंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल पढ़ेंगे, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, अगर आपको कहीं पर लिखा हुआ मिले H2SO3, तो H2SO3 को सल्फ्यूरस अम्ल पढ़ेंगे, सल्फ्यूरस अम्ल पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, सल्फ्यूरस अम्ल। जानते हैं जैसे गणित में फॉर्मूला याद करना पड़ता है ना, वैसे ही प्यारे बच्चों केमिस्ट्री में ये सब आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। केमिस्ट्री में ये सब आपको याद करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको पूरा नंबर आएगा। अगर केमिस्ट्री में आप मजबूत बनना चाहते हैं, केमिस्ट्री के सामने एकदम चट्टान की तरह खड़ा होना चाहते हैं ना, तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा। चलिए अगर प्यारे बच्चे आ जाए NaCl, खाने वाला नमक, जो हम लोग नमक खाते हैं ना, नमक, तो नमक जो खाते हैं ना, उसका फॉर्मूला होता है NaCl। Na मतलब हो गया सोडियम, Cl मतलब हो गया क्लोराइड। NaCl को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ध्यान रखिएगा। तो ये सब आपको 10वीं क्लास में याद करके रखना। आपके किताब में बहुत सारा है, जैसे CaCO3, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या पढ़ते हैं?
कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए Ca से क्या होता है कैल्शियम, और CO3 से कार्बोनेट, इसको पढ़ते हैं कैल्शियम, ध्यान रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। CaO, अगर कहीं पर आपको देखा लिखा हुआ मिल जाए CaO, तो इसको पढ़ते हैं Ca से कैल्शियम, O से ऑक्साइड, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, CaO को क्या पढ़ेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या पढ़ेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड, ध्यान रखिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। तो लोग क्लियर हुआ। और क्या चीज है, CO2, ये तो एकदम हल्का है, ये तो सब बच्चों को याद होगा। अगर कहीं पर आपको CO2 लिखा हुआ मिल जाए, इसको पढ़िएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या पढ़िएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, इसको क्या पढ़ना है, कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ना है। और कोई अगर नाम जो पहला चैप्टर में यूज आएगा हम आपको बता देते हैं सबसे पहले ही। HCl तो बता ही दिए, H2O। देखो बाबू, अगर कहीं पर लिखा हुआ मिल जाए H2O, तो H2O कहने का मतलब होता है जल, जिसको आप लोग पानी कहते हैं, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, पानी कहते हैं, तो उसको H2O उसका फॉर्मूला होता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। और कुछ, और जैसे जैसे आगे क्लास में आते जाएगा ना यूज, हम आपको बताते जाएंगे, ठीक है ना। जैसे जैसे क्लास में यूज आते जाएगा वैसे वैसे प्यारे बच्चे हम आप लोगों को बताते जाएंगे। क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, एक फैक्ट हम आपको बताते हैं, एक फैक्ट अभी हम आपको बताते हैं, जरा उस पर गौर करिएगा, ठीक है ना। एक फैक्ट हम आपको बताते हैं, जरा उस पर गौर करिएगा। ये प्यारे बच्चे पीरियोडिक टेबल है, ये पीरियोडिक टेबल है। ABCD में टोटल कितना अक्षर होता है आप लोग बताइए, तो एकदम मतलब पहला क्लास वाला क्वेश्चन है। ABCD में टोटल 26 अक्षर होता है, ए से लेकर के Z तक। एक बात ध्यान रखिएगा, इस पूरे पीरियोडिक टेबल में एक बात ध्यान रखना बाबू, जरा ध्यान से देखिए इधर, आप लोग थोड़ा गप कम करिए, ठीक है ना। आप लोग बातें बड़ी ज्यादा करते हैं ना, यही बड़ा दिक्कत होता है, हाँ यही बहुत दिक्कत करता है, आप लोग बात बहुत ज्यादा कर लेते हैं। अच्छा, एक बच्चे पूछ रहे हैं कि सर जी इस चैप्टर से कुल कितना नंबर का सवाल पूछा जाता है। देखो बाबू, अगर आप लोग छेड़ दिए हैं तो हम पहले इसको बता देते हैं। अगर इस चैप्टर का बात किया जाए, चैप्टर नंबर 1 का, अगर चैप्टर 1 का बात किया जाए, तो यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कम से कम 3 क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव कम से कम 3 गो, ज्यादा से ज्यादा 4 गो पूछ सकता है, 3 से 4 क्वेश्चन, यानी कि 3 अंक का सवाल, 3 अंक का सवाल आपका ऑब्जेक्टिव में यहां से बनता है। लघु उत्तरीय में सर जी इस चैप्टर से कितना नंबर का आएगा, तो 2 क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन, यानी कि 2 गुने 2, एक क्वेश्चन लघु उत्तरीय 2 नंबर का होता है, यानी कि ये 4 अंक का आएगा प्यारे बच्चों। कितना अंक का, 4 अंक का आ जाएगा। दीर्घ उत्तरीय कभी कभी यहां से पूछता भी है, कभी यहां से नहीं भी पूछता है, ध्यान रखिएगा। तो अगर बात करें दीर्घ उत्तरीय का, तो 1 क्वेश्चन उम्मीद लगाया जा सकता है, और 1 क्वेश्चन 6 अंक का आता है प्यारे बच्चों। यानी कुल मिलाकर के इस चैप्टर से 7 से लेकर के 13 नंबर तक का सवाल बन सकता है, 7 नंबर से 13 नंबर तक का सवाल बन सकता है अकेले इस चैप्टर से। मिनिमम 7 नंबर तो कंफर्म है। अगर आप पहला नंबर चैप्टर पढ़ लेते हैं तो 7 नंबर आपका एकदम कंफर्म है, ध्यान रखिएगा। क्या बता रहे हैं हम, 7 नंबर एकदम कंफर्म है। तो एक बच्चे ने सवाल किया था कि सर जी इस चैप्टर से कितना नंबर का सवाल आ सकता है, तो याद रखना बाबू, इस चैप्टर से 7 नंबर का सवाल आ सकता है, मैक्सिमम 12-13 नंबर का सवाल जा सकता है, ठीक है ना। तो पहला नंबर चैप्टर खत्म, यानी कि 7 नंबर हमारा एकदम मुट्ठी में आ जाए। क्लियर हुआ, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। हम आपको बता रहे थे ये जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल में ABCD का सब अक्षर आपको मिल जाएगा, लेकिन एक अक्षर ऐसा है जो आपको इस पीरियोडिक टेबल में नहीं मिले। कितनों खोज लीजिएगा, ABCD में 26 अक्षर होता है ना, उसमें 2500 अक्षर इसमें मिल जाएगा, लेकिन एक अक्षर आपको नहीं मिलेगा, एकदम फैक्ट है। बताइए, कोई बच्चे बता सकते हैं कि वो कौन सा अक्षर है? इस पूरे पीरियोडिक टेबल में एक अक्षर आपको नहीं मिलेगा प्यारे बच्चों। बताओ बाबू, कोई बच्चे अगर जवाब दे सकते हैं तो बताइए। वाह, बहुत बढ़िया। हमें तो उम्मीद नहीं था कि बच्चे बताएंगे, लेकिन इसका भी जवाब बच्चों ने बताया है कि इस पूरे पीरियोडिक टेबल में
एक अक्षर है प्यारे बच्चों जे, ध्यान रखिएगा जे। जे इस पूरे पीरियोडिक टेबल में आपको कहीं पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो पीरियोडिक टेबल का ये फैक्ट है कि इस पूरे पीरियोडिक टेबल में जे आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इस पूरे पीरियोडिक टेबल में जे देखने के लिए नहीं मिलता है, तो ये फैक्ट है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। हाँ, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो 118 तत्व है, इस 118 तत्व में से कुछ तत्व जो होता है वो तो प्रकृति के द्वारा पाया जाता है, प्रकृति मतलब नेचुरल रूप से पाया जाता है। जैसे ऑक्सीजन हो गया, तो ऑक्सीजन को कोई आदमी नहीं बनाया ना, ये तो भगवान के द्वारा बनाया गया है, प्राकृतिक रूप से पाया गया है। लेकिन कुछ तत्व ऐसा है जो लेबोरेटरी में यानी कि प्रयोगशाला में बनाया जाता है। तो क्या आप लोगों को पता है कि जो प्राकृतिक तत्व है वह उसकी संख्या कितनी है? 118 में से उसकी संख्या कितनी है? कोई बच्चे बता सकते हैं? बहुत चीज आपको फैक्ट है जो बताएंगे। अभी तो पीरियोडिक टेबल को समझने में ना 5वां नंबर चैप्टर जो है केमिस्ट्री का, वो पूरा पीरियोडिक टेबल पर ही है, ठीक है ना, वो पूरा पीरियोडिक टेबल पर ही है, समझिएगा जरा ध्यान से। तो इसको अगर समझ लिए ना, ये केमिस्ट्री का बाप है, समझ लीजिए आप इसको। इससे पूरा केमिस्ट्री इसी पर आधारित है प्यारे बच्चों। इससे कभी बचने का प्रयास न करिएगा, नहीं तो केमिस्ट्री न सीखिएगा। और अगर आप केमिस्ट्री से बचने का प्रयास कर रहे हैं तो यकीन मानिए जीवन में आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी तो 10वां में केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अगर आप 11th 12th में जाएंगे तो केमिस्ट्री आपको एकदम नेसेसरी है। अगर आप इंजीनियरिंग का तैयारी करना चाहेंगे, केमिस्ट्री एकदम जरूरी है। आप नीट का तैयारी करना चाहेंगे, एकदम केमिस्ट्री जरूरी है। तो चाहे इंजीनियरिंग का तैयारी करिए, चाहे नीट का तैयारी करिए, केमिस्ट्री आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो केमिस्ट्री से बचिए नहीं, उसका सामना करिए, ठीक है ना। केमिस्ट्री से बचने का प्रयास तो बिल्कुल आप करिएगा ही मत। केमिस्ट्री से बचने का तो प्रयास आप बिल्कुल मत करिएगा। और हो सके तो पिछले साल वाला वीडियो ना आप लोग देख करके आइएगा। पिछले साल वाला हमारा बहुत सारा वीडियो होगा, जैसे आप लोग इंटरनेट पे जाकर के सर्च करिएगा, ये इंटरनेट पर नहीं, यूट्यूब पर, केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर 1 बाय टारगेट बोर्ड, तो आप लोगों का आ जाएगा। तो उसको आप लोग देख के आइएगा। जब एक बार देख करके आइएगा, एक बार यहां पढ़ाएंगे ना तो 2 बार हो जाएगा, और 2 बार हो जाएगा ना तो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर कहीं से कोई दिक्कत होने का संभावना ही नहीं रहेगा। तो बताओ बाबू, ये समझ में आ गया? चलिए, बहुत सारा क्वेश्चन जो भी आपको हम बताएंगे उसको जरा आप ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। ये देखिए, यहां पर ना आपको बहुत सारा ऐसा चीज दिया है जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। ओवन लाइनर, इसको कहते हैं ओवन लाइनर, ध्यान रखिएगा। इसको क्या कहते हैं? ओवन लाइनर, ठीक है ना। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सवाल बन सकता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अभी हम आपको बताए हैं कि कुल तत्व की संख्या कितना है? 118 बताए हैं ना। ध्यान रखिएगा, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? अगर पूछा जाएगा कि इस 118 तत्व में से सबसे हल्का तत्व कौन सा है, जैसे यहां पर ना ऑक्सीजन है, हम लोग सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन से भी हल्का कौन है? तो याद रखना बाबू, ऑक्सीजन से भी हल्का हाइड्रोजन है। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है, ठीक है ना। सबसे हल्का तत्व कौन है? हाइड्रोजन है। ये सब बेसिक चीजें हैं, तो बेसिक पहले याद करना बहुत जरूरी है। क्लास थोड़ा सा लंबा लेंगे हम, 1.5 घंटा से ऊपर का क्लास लेंगे, एकदम इत्मीनान से आप लोग देखिए, ठीक है ना। अभी हम आपसे पूछे थे कि बताइए 118 तत्व में से कुछ तत्व ऐसा है जो प्रकृति के द्वारा पाया जाता है इस धरातल पे, और कुछ तत्व ऐसा है जो कि प्रयोगशाला में बनाया जाता है। अभी हम आपसे पूछे थे कि बताओ बाबू, प्रयोगशाला में ये प्राकृतिक तत्व कितना है? तो क्या होगा? 98। समझ में आ गया ना? समझ में आ गया बाबू? ध्यान रखिएगा। तो प्राकृतिक तत्व कितना है? 98। याद रहेगा, प्राकृतिक तत्व की संख्या 98। अभी आपको बताए थे कि 118 तत्व में से कुछ धातु है, कुछ अधातु है और कुछ उपधातु है। यहां पे हम आपको बताए थे ना, ध्यान रखिएगा कि कुछ धातु है, कुछ अधातु है और कुछ उपधातु है। तो ध्यान रखिएगा, 118 तत्व में से धातुओं की संख्या है 93, अधातुओं की संख्या 18 और उपधातु का संख्या 7 है। प्यारे बच्चे, अगर आप इस तीनों को जोड़ेंगे तो 118 से ज्यादा हो सकता है,
ठीक है ना। अगर आप इसको इसको जोड़िएगा ना तो, और इसको जोड़िएगा तो हम तो 118 किए हैं, लेकिन किसी किसी किताब में आप देखिएगा तो 118 से ज्यादा आ जाएगा। तो वो इसलिए होता है कि कुछ धातु अधातु की श्रेणी में भी जुड़ते हैं, कुछ धातु अधातु को उपधातु की श्रेणी में भी माना जाता है, तो इसलिए संख्या ऊपर नीचे होते रहता है। लेकिन एक एक्यूरेट अगर संख्या लेकर के चलेंगे तो धातुओं की संख्या 93, अधातुओं की संख्या 18 और उपधातु का संख्या 7 होता है। धातु और अधातु पर अपना एक अलग चैप्टर है जिसको कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इस ब्रह्मांड में कौन सा ऐसा धातु है जो सबसे ज्यादा उपलब्ध है, इस पूरे ब्रह्मांड में कौन सा ऐसा धातु है जो सबसे ज्यादा उपलब्ध है, सॉरी भाई धातु बोल दिए, कौन सा ऐसा तत्व, तत्व में ही सब आता है ना, कौन सा ऐसा तत्व है जो सबसे ज्यादा उपलब्ध है, तो आप लोग बताइएगा ऑक्सीजन। क्या बताइएगा? ऑक्सीजन। पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा उपलब्ध तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। अरे जहां जाते हैं, जहां से हम लोग ऑक्सीजन के रूप में सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन इस दुनिया में सबसे ज्यादा है। सर्वाधिक उपलब्ध धातु कौन सा है, तो बताइएगा एल्यूमिनियम। ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक उपलब्ध धातु कौन सा है, तो बताइएगा एल्युमिनियम। पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा अगर कोई धातु है तो वो एल्युमिनियम है, ध्यान रखिएगा। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन, ये तो हम ऊपर में भी बता दिए हैं। सबसे भारी तत्व कौन सा है, तो ऑस्मियम। सबसे भारी तत्व अगर पूछा जाए तो बताइएगा ऑस्मियम। आगे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, सबसे हल्का धातु पूछा जाए कि बताओ भाई सबसे हल्का धातु कौन सा है, तो बताइएगा लिथियम। सबसे हल्का धातु तो लिथियम बताइएगा। द्रव अवस्था में कौन सा धातु पाया जाता है, तो पारा। पारा को अंग्रेजी में बोलते हैं मरकरी, ध्यान रखिएगा। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? आपसे यह सवाल मैट्रिक में बार बार पूछा जाएगा। क्वेश्चन बैंक उलट करके जब आप लोग देखिएगा तो यह सवाल बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि एक ऐसे धातु का नाम लिखें जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ध्यान रखना, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? पारा, जिसको मरकरी कहते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि द्रव अवस्था में पाया जाने वाला अधातु कौन सा है, धातु पूछेगा तो पारा होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए क्या क्या नन मेटल, नन मेटल में, हाँ ये देखो अंग्रेजी बताना भूल गए, धातु को अंग्रेजी में कहते हैं मेटल और अधातु को अंग्रेजी में नन मेटल कहा जाता है। मेटल और क्या, मेटल और नन मेटल, याद रखिएगा। तो द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु हो गया पारा और द्रव अवस्था में पाया जाने वाला अधातु ब्रोमीन हो गया। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा धातु है जो विद्युत का सबसे बढ़िया चालक होता है? कौन सा ऐसा धातु है जो विद्युत का सबसे बढ़िया चालक होता है? तो विद्युत का सबसे बढ़िया चालक होता है चांदी। याद रखिएगा, विद्युत का सबसे बढ़िया चालक, चालक मतलब समझते हैं ना, वैसा पदार्थ जिससे होकर के उष्मा या विद्युत आसानी से प्रवाहित हो सके, उसको क्या बोलते हैं? चालक पदार्थ बोलते हैं। तो विद्युत का अच्छा चालक कौन सा है? Ag। विद्युत का अच्छा चालक कौन सा है? Ag। Ag बोले तो प्यारे बच्चों चांदी, Ag बोले तो क्या हो जाएगा? चांदी हो जाएगा, याद रखिएगा। तो विद्युत का अच्छा चालक कौन सा है? चांदी हो जाएगा। विद्युत का सुचालक अधातु कौन सा है? कौन सा ऐसा अधातु है जो विद्युत का चालक होता है? अधातु कभी भी विद्युत का चालक नहीं होता है, लेकिन अपवाद आपको केमिस्ट्री में पूरा मिलेगा। केमिस्ट्री में ना अपवाद बहुत ज्यादा मिलेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। विद्युत का सुचालक अधातु कौन सा है? ग्रेफाइट है, ठीक है ना। विद्युत का सुचालक अधातु कौन सा है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट मतलब समझते हैं? ग्रेफाइट मतलब समझते हैं प्यारे बच्चों? बताओ तो जल्दी से, ग्रेफाइट मतलब आप लोग समझते हैं कि नहीं समझते हैं? जल्दी से बताइए, ग्रेफाइट मतलब समझते हैं? ये ग्रेफाइट क्या होता है, चलो हम आपको बताते हैं, ठीक है ना। पेंसिल तो आप लोग देखे होंगे, ये जो पेंसिल होता है बाबू ध्यान रखिएगा, ये जो पेंसिल होता है, पेंसिल का जो अगला नोक हो गया, ध्यान रखिएगा, पेंसिल का जो ये वाला नोक होता है ना, जो आगे वाला ये जो नोक होता है पेंसिल का, ये होता है ग्रेफाइट का, ठीक है ना। कभी भी पेंसिल से बिजली को नहीं छूना चाहिए, ये बात एकदम ध्यान रखिएगा। कभी भी पेंसिल से बिजली को नहीं छूना चाहिए। बिजली मतलब लाइन को, लाइन मार देगा, ठीक है ना।
अगर पेंसिल से बिजली को छुइएगा ना, लाइन मार देगा, क्योंकि ये वाला जो पेंसिल का नोक होता है ना, ये पूरा में होता है आगे से लेकर के पीछे तक। तो पेंसिल जो होता है यह विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है ना। पेंसिल जो होता है यह विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। तो ध्यान रखिएगा, यह प्यारे बच्चे क्या है, अधातु है। ध्यान रखना, यह अधातु है, लेकिन फिर भी यह विद्युत का चालक होता है। यह बात आप लोग ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा तत्व है जिससे हड्डियों एवं दांतों का निर्माण होता है। कौन सा ऐसा तत्व है जिससे हड्डियों एवं दांतों का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा, हड्डियों एवं दांतों का निर्माण होता है, वह तत्व कौन सा है, तो कैल्शियम। कैल्शियम का संकेत Ca होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हड्डियों और दांतों का निर्माण किस तत्व से होता है, तो हड्डियों और दांतों का निर्माण कैल्शियम से होता है। याद रखना भाई, हड्डी और दांत का निर्माण कैल्शियम से होता है। याद रहेगा, याद रखिएगा, हड्डी और दांत का निर्माण किससे होता है, तो कैल्शियम से होता है। सबसे क्रियाशील धातु, क्रियाशील मतलब जो जल्दी अभी क्रिया कर ले, तो सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु है Cgm, और सबसे क्रियाशील अधातु तो फ्लोरीन हो जाएगा। इतना सारा क्वेश्चन वन लाइनर है प्यारे बच्चे, जिसको कि आपको याद रखना है। बोलो बाबू, समझ में आया? यहां तक आपका बेसिक चीज था जो कि आप लोगों को एकदम कंप्लीट कर लेना है। यहां तक हम जो कुछ भी अभी तक बताए हैं आप लोगों को, ये सब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको कि एकदम कंठस्थ कर लेना है। तो बताओ बाबू, यहां तक जो भी हम आपको बेसिक बताए हैं, क्या क्या चीज बेसिक बता दिए? केमिस्ट्री के बारे में हम आपको बता दिए, केमिस्ट्री के बाद फिर पदार्थ के बारे में हम आपको बता दिए। उसके बाद प्यारे बच्चे हम आपसे बोले थे कि तत्वों का परमाणु संख्या और संकेत याद रखिएगा। ये सब बेसिक पार्ट है, ठीक है ना। पीरियोडिक टेबल ये तो आप लोगों को आगे पढ़ना ही है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये सब हम आपको बता दिए। कुछ केमिकल नाम यानी कि रासायनिक नाम जो कि आपको याद रखना चाहिए, ये सब हम आपको बता दिए। इसको आप लोग एकदम याद रखिएगा, ठीक है ना। एकदम इन सब चीजों को याद रखना है, ठीक है। इसके बाद क्या बता दिए कि परमाणु का निर्माण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बनता है, ये सब हम आपको बता दिए। 1 से लेकर के 30 तक आपको परमाणु संख्या और संकेत याद रखना है कम से कम, ये सब हम आपको बता दिए। इसके अलावा इतना सारा वन लाइनर क्वेश्चन हम आपको बता दिए। तो ये सब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था जो कि इस चैप्टर से पहले पढ़ लेना बहुत जरूरी है। इस चैप्टर के पहले पढ़ लेना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो चलो बाबू, जल्दी से आप लोग हमें ये बताइए कि यहां तक आप लोगों को कल पूरा याद हो जाएगा HW में? जल्दी से बताइए, यहां तक कल आप लोग को याद होगा। अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अभी छुट्टी नहीं मिलेगा, अभी छुट्टी नहीं, अभी हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब आपका चैप्टर स्टार्ट होगा, ओरिजिनल जो चैप्टर है ना वो अब स्टार्ट होगा। जल्दी से बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी से एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताइएगा। सभी बच्चे एक बार जल्दी से आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि गुरुजी यहां तक कंप्लीट हो गया और हम इसको कल याद कर लेंगे। एकदम यस सर लिखने से नहीं होगा, हमसे प्रॉमिस करिए कि कल याद हो जाएगा। प्रॉमिस सब बच्चे लिख करके कमेंट करिए कि सर जी पूरा कल हम याद कर लेंगे। प्रॉमिस एकदम पक्का? बहुत बढ़िया। तब हम आगे बढ़ते हैं और अब प्यारे बच्चे हम आप लोगों को चैप्टर में लेकर के चलते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले हम लोगों को समझना है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? सबसे पहले अब हम लोगों को रासायनिक अभिक्रिया के बारे में समझना है। समझिएगा, अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। असली जो आपका चैप्टर है ना अब स्टार्ट हुआ है। इससे पहले हम जो कुछ भी पढ़ा रहे थे वह आपका पार्ट ऑफ बेसिक था, बेसिक पार्ट था। इससे पहले हम जो कुछ भी पढ़ाए ना वो बेसिक पार्ट था। अब आपका असली चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया। और आज जो पढ़ाई हो रहा है इसका पैनल पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा। आज जो कुछ भी पढ़ाई हो रहा है इसका पैनल पीडीएफ आप लोगों को एप्लीकेशन के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो जो बच्चे टॉपर बैच में जुड़े हैं उनको आज से पैनल पीडीएफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। देखो बाबू, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? रासायनिक अभिक्रिया क्या है। देखो, अगर मान लिया जाए कि एक या एक से अधिक, हम आपको क्या बताने वाले हैं? रासायनिक अभिक्रिया। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। लाओ अंग्रेजी भी लिख देते हैं भाई।
केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। देखो बाबू, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है ना कि कोई पदार्थ अकेले या एक से अधिक पदार्थों के साथ मिल करके, जैसे मान लिया जाए, एक चीज हम आपको बताते हैं, ये प्यारे बच्चे पानी हो गया। ये क्या है? पानी। चलिए, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? हम इसको उखाड़ देते हैं तो शायद आपको दिखाई देगा। ए भाई उखड़ जा, बच्चों को समझाना है। चलो भाई, इसको हम ना उखाड़ देते हैं, आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो, ये पानी है प्यारे बच्चे, ये क्या है? पानी है। समझिएगा जरा ध्यान से। इस बोतल में जो आप देख रहे हैं ये क्या है? पानी है। जल्दी से एक बार सभी बच्चे कमेंट करिए, पानी का जो संकेत होता है, ये पानी का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? ये जो आप पानी देख रहे हैं ना, अगर कोई बोल दे कि इसका केमिकल नेम लिखिए, यानी कि रासायनिक नाम लिखिए, तो क्या लिखेंगे? या फिर रासायनिक सूत्र लिखिए तो क्या लिखेंगे? जल्दी से बताओ बाबू, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। सभी बच्चे कह रहे हैं कि गुरुजी, पानी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है H2O। क्या होता है बाबू? H2O होता है। हुआ कि नहीं हुआ? ये प्यारे बच्चे क्या हो गया? जल हो गया। अच्छी बात है। लेकिन अब हम आपसे एक सवाल पूछते हैं कि ये जो पानी है ये बना कैसे है? कौन कौन सा ऐसा मटेरियल है, कौन कौन सा ऐसा पदार्थ है, कौन कौन सा ऐसा एलिमेंट है, कौन कौन सा ऐसा तत्व है जिससे मिल करके ये पानी बना है? तो आप जरा गौर से देखिएगा तो इसमें कौन कौन सा तत्व है। तो इसका मतलब हो गया H और O। H मतलब हो गया हाइड्रोजन। H मतलब क्या हो गया? हाइड्रोजन। और O मतलब क्या हो गया? ऑक्सीजन। यानी कि जो पानी बना है प्यारे बच्चों, वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना है। जो पानी बना है वह H और O से मिलकर के बना है ना। बताओ बाबू जल्दी से। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना है, ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन को हम लोग लिखते हैं H2 और प्लस में O2। ये दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा? H2O बनेगा। अभी हम इसको संतुलित नहीं कर रहे हैं, तो संतुलित पर मत जाइएगा कि सर जी समीकरण असंतुलित है कि संतुलित है। ये मतलब आप लोग इस पे मत जाइएगा। अभी संतुलित नहीं है। इसको संतुलित करने के लिए यहां पे दू लगाना होगा और यहां पे दू लगाना होगा, तब ये संतुलित होगा। संतुलित और असंतुलित हम पढ़ाएंगे बाद में आपको। हम ये अभी यहां पे आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हम आपको क्या बताएं कि जब कोई पदार्थ अकेले या फिर एक से अधिक पदार्थ, यहां पर क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो पदार्थ मिलकर के ना प्यारे बच्चों जल बना रहा है। ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है। ऑक्सीजन को हम लोग सांस के रूप में लेते हैं। समझ रहे बात को? तो समझिएगा, यहां पे हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन जब दोनों को हम एक साथ मिला दिए तो दोनों का अपन अपन गुण खत्म हो गया। गैसीय अवस्था वाला जो गुण था वो खत्म हो गया। अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दिए तो ये द्रव बन गया, जल बन गया। समझ रहे हैं बात को हम क्या बोल रहे हैं? यानी कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिल करके एक या एक से अधिक पदार्थ का भी निर्माण कर सकता है। तो जब कोई पदार्थ अकेले या एक से अधिक पदार्थ के साथ मिलकर के कोई नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करे तो उसे ही हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यह तो हो गया प्यारे बच्चे एक चीज। चलिए हम अभी और एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे मान लिया जाए हम लेते हैं C मतलब हो गया कार्बन और प्लस में O2 ऑक्सीजन। अब बताइए ये दोनों मिलकर के क्या बनेगा? अब बताइए ये दोनों मिलकर के क्या बनेगा? हाँ जल्दी से सब बच्चे कमेंट करिए, फटाफट से सब बच्चे कमेंट करिए भाई। C प्लस O2 से क्या बनेगा? आप लोग कमेंट करिएगा कि गुरुजी C प्लस O2 से CO2 बनता है, C प्लस O2 से CO2 बनता है। यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन, ये C मतलब क्या हो गया बाबू? C मतलब क्या हो गया? कार्बन। C मतलब कार्बन। O मतलब क्या हो गया? ऑक्सीजन। O2 मतलब क्या हो गया? ऑक्सीजन। तो अगर कार्बन और ऑक्सीजन मिला तो क्या बन गया? इधर बन गया प्यारे बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड बन गया।
कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। समझ रहे बात को ना? यानी कि जब कोई पदार्थ अकेले, अच्छा आप कहिएगा कि सर अकेले वाला कोई एग्जांपल दे करके दिखाइए, वो वाला तो एग्जांपल दे दिया आप, अकेले वाला। चलिए अकेले वाला एक एग्जांपल देते हैं, यहां पे देते हैं CaCO3। CaCO3, चलो बाबू इसको जरा आप बताइएगा। CaCO3 इसको अगर हम अलग अलग करेंगे तो कैसे अलग होगा? अगर हम इसका भी क्रिया कराएंगे तो ये अलग होगा, और जानते हैं कैसे अलग होगा? ये अलग होगा CaO प्लस CO2 में, यानी कैल्शियम कार्बोनेट है ये। CaCO3 अभी हम बताए थे आपको कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो CaCO3 देखिए, अभी हम आपको जस्ट यहां पर जब हम लिखवा रहे थे, यहां पर बोले थे ना कि कैल्शियम कार्बोनेट। देखो बाबू, यहां पे ये चीज हम लिखवाए थे, देख लीजिए। इसलिए बोलते हैं कि ये सब याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना? कैल्शियम कार्बोनेट। तो प्यारे बच्चे, अगर कैल्शियम कार्बोनेट अलग होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का विक्रिया कराएंगे तो ये दो अलग अलग पदार्थों में बंटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बंटेगा। बोलो बाबू, क्लियर समझ में आया? तो हम यही चीज आपको बताना चाह रहे हैं कि ये जो हमारा केमिकल रिएक्शन है, अब जरा समझिएगा जरा ध्यान से। अब हम आपको बताना चाह रहे थे रासायनिक अभिक्रिया। चलिए इसका परिभाषा हम लोग कैसे लिखेंगे, परिभाषा कैसे लिखेंगे समझिएगा, एकदम जैसे आपको हम समझाए ना, इसी पर परिभाषा लिखा जाएगा। क्या हम आपको समझाए? जब कोई पदार्थ, समझना बाबू जरा एकदम ध्यान से समझना, क्या लिखेंगे? जब कोई पदार्थ, जब कोई पदार्थ, अब एक चीज जरा देखिएगा, यहां पे अकेले भी है या एक से अधिक भी है, देख रहे हैं ना? यानी एक पदार्थ भी मिलकर का विक्रिया हो सकता है, या फिर एक से अधिक, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 4 मिल सकता है। यानी कि एक पदार्थ से भी अभिक्रिया हो सकता है और एक से अधिक पदार्थ रहेगा तो भी अभिक्रिया हो सकता है। तो लिखेंगे जब कोई पदार्थ अकेले, जब कोई पदार्थ अकेले, या जब कोई पदार्थ अकेले, या जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ, अन्य पदार्थ के साथ, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर, मिलकर एक या मिलकर एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण, एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थ का, नए गुण वाले पदार्थ का, नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। अभी हम आपको क्या बताए थे कि कोई पदार्थ अकेले या एक से अधिक पदार्थ के साथ मिलकर के नया गुण वाला पदार्थ बनाएगा। जैसे आपको हम क्या बताए, यहां पे हाइड्रोजन है, ये गैस है, ऑक्सीजन है, ये गैस है, लेकिन जब दोनों को एक साथ मिला दिए तो दोनों अपन अपन गुण छोड़ दिया और एक नया गुण बना लिया, जल, यानी कि लिक्विड फॉर्म में आ गया। यानी कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर के एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? तो इस अभिक्रिया को ही, तो इस अभिक्रिया को ही, तो इस अभिक्रिया को ही रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। इस अभिक्रिया को ही, ध्यान रखना बाबू, रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। तो इस अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा एकदम याद हो गया, जल्दी से बताओ भाई, क्या बताए? जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर के एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे ही हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। बोलो बाबू, परिभाषा याद हो जाएगा सभी बच्चों को? जल्दी से, आज एकदम क्लास जो हो रहा है ना, अगर कोई बच्चे करेंगे तो एक भी बच्चे ऐसे ना है जिनको समझ में नहीं आएगा।
जल्दी से बताइए, पानी के बारे में हम समझा रहे हैं, अभिक्रिया के बारे में खूब पी भी रहे हैं। बताओ बाबू, यहां तक याद हुआ? हाँ, जल्दी जल्दी से एक बार सभी बच्चे बता दो भाई। सभी बच्चों को यहां तक याद हो गया? एक बार सभी बच्चे कॉन्सेप्ट क्लियर अगर है तो डबल सी लिख करके भेज दीजिए। अगर यहां तक सभी बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डबल सी लिख करके भेजिए कि गुरुजी एकदम समझ गए हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर। जल्दी से सब बच्चे लिख करके बताइए कि गुरुजी एकदम समझ गए हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है। जल्दी से बाबू। एकदम सर, बहुत बढ़िया, एकदम जबरदस्त, समझ गए सर। ध्यान रखिएगा, हम आपको क्या बताएं कि जब भी अभिक्रिया होगा तो या तो अकेले कोई पदार्थ अभिक्रिया करेगा या एक से अधिक पदार्थ भी अभिक्रिया करेगा, तो नया गुण वाला पदार्थ का निर्माण होगा। यह बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो प्यारे बच्चों, यहां तक सब बच्चों को समझ में आ गया? यस और नो? सब बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बाबू, अभी हम आपको बताए, जैसे मान लिया जाए कि H प्लस O2 से क्या बन गया? H2 प्लस O2 से क्या बन गया? H2O बन गया। ठीक है ना? चलिए इसको हम इधर 2 लगाते हैं, इधर 2 लगाते हैं। अभी आप लोग समीकरण संतुलित करना अगर नहीं जानते हैं तो समीकरण को संतुलित करना सीख जाइएगा। ठीक है ना? समीकरण को इस तरीके से संतुलित करते हैं, जैसे देखिए हाइड्रोजन इधर 2 दूनी 4 गो है, इधर हाइड्रोजन 2 दूनी 4 गो, ऑक्सीजन इधर 2 गो। इसके पहले सबसे शुरू में लगाते हैं तो सबके लिए होता है इधर 2 गो। चलिए इस पर अभी नहीं आते हैं, समीकरण संतुलित करने के लिए कभी और बताएंगे। ठीक है ना? अब प्यारे बच्चे, आपको यह चीज देखना है, इसमें 2-3 चीजों का निर्माण हुआ है। समझिएगा जरा ध्यान से। बीच में एगो तीर वाला चिन्ह है, जरा देखिए तो ध्यान से, आपको दिखाई दे रहा है कि जो बीचवा में जो तीरवा वाला चिन्ह है प्यारे बच्चे, समझिएगा जरा ध्यान से। ये जो बीच में तीर का चिन्ह है, यह 2 भागों में डिवाइड कर रहा है, एक तो इसके बाएं साइड और एक इसके दाएं साइड। प्यारे बच्चे ध्यान रखिएगा, हम फिर से एकदम फ्रेश लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। H2 प्लस O2 से क्या बन गया है? H2O बन गया है। एक चीज आप लोग याद रखिएगा, यह एक रासायनिक समीकरण है। यह क्या है? एक रासायनिक समीकरण है, रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। यहां पर जो आप ये तीर का निशान देख रहे हैं, ये जो तीर का निशान देख रहे हैं, इसके इस तरफ वाला ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, और जब ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया तो ये चीज बना। क्या बना बाबू? H2O बना। यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, ध्यान रखिएगा, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, इसको हम लोग अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको अभिकारक कहते हैं। बोलो बाबू, याद रहेगा। यानी कि जो तीर का निशान है, तीर के निशान के बाएं तरफ वाले को अभिकारक कहा जाता है, और तीर के निशान के दाहिने तरफ जो है, इसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं प्रतिफल। क्या बोलते हैं? उत्पाद या प्रतिफल बोलते हैं। क्लियर हुआ बाबू? जरा ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? याद रखिएगा इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या समझ में आ रहा है ना? तो यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। अच्छा, आप लोगों से एक सवाल पूछते हैं, जरा उसमें चिन्ह कर आप लोग पहचानिएगा कि उसमें अभिकारक कौन है और उत्पाद कौन है। जैसे मान लिया जाए, एक सवाल हम आप लोगों से पूछ रहे हैं, H2 प्लस Cl2 से बन गया 2HCl। अब आप लोग हमें बताइए कि इसमें उत्पाद कौन है और प्रतिफल कौन है, इसमें अभिकारक कौन है। इसमें आप लोगों को बताना है कि अभिकारक कौन है और प्रतिफल यानी कि उत्पाद कौन है। अभिकारक कौन है और प्रतिफल यानी कि उत्पाद कौन है, जल्दी से पहचान करके आप लोग बताइए। जल्दी से पहचान करके बताओ बाबू। यहां पर जो हम आपको ये चीज दिए हैं, इसमें अभिकारक कौन है और प्रतिफल कौन है। 2HCl, क्या लिख रहे हैं? 2HCl प्रोडक्ट है सर। अच्छा, 2HCl प्रोडक्ट है, यानी कि बता रहे हैं बच्चे कि सर जी 2HCl जो है वो प्रोडक्ट है। चलिए बहुत बढ़िया। H2 प्लस Cl2 अभिकारक है सर, बहुत बढ़िया। H2 प्लस Cl2 क्या है? अभिकारक है।
मतलब सब कुछ अभिकारक समझ में आया बाबू? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसको उत्पाद कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो उत्पाद बनता है, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसी को हम लोग उत्पाद कहते हैं। यानी कि तीर के निशान के बाएं तरफ वाले को प्यारे बच्चे ये अभिकारक कहते हैं, और तीर के निशान के दाहिने तरफ वाले को उत्पाद कहा जाता है। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग इक्वेशन लिखेंगे यानी कि रासायनिक समीकरण लिखेंगे, तो यहां पर जब अकेले कोई एक पदार्थ है, जब कोई पदार्थ अकेले है तब तो मान लिया जाए अकेले है। जब दो पदार्थ है तो बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे, जब दो पदार्थ है तो बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे। उत्पाद और अभिकारक के बीच में हम एक एरो का निशान लगाते हैं, एक तीर का निशान लगाते हैं। तो ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अभिकारक और उत्पाद सभी बच्चों को समझ में आ गया? जल्दी से एक बार कंसेप्ट क्लियर बताओ बाबू कि हमें सर जी समझ में आ गया है। अगर आपको समझ में आ गया है तो बता दीजिए कि गुरुजी हमें समझ में आ गया है। जल्दी से बताओ बाबू। अगर आपको समझ में आ गया है तो एक बार बता दीजिए कि गुरुजी हमें समझ में आ गया है। बताओ बाबू जल्दी जल्दी से। यस सर जी, कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए, तो अभिकारक और उत्पाद का परिभाषा हम लोग कैसे लिखेंगे अब इस पे बात करते हैं। अगर आप लोगों को अभिकारक, अभिकारक ध्यान रखिएगा, आप लोगों को अभिकारक, अभिकारक, अभिकारक का परिभाषा क्या लिखेंगे बाबू? समझ में आ रहा है? अभिकारक को अंग्रेजी में क्या बोले हम आपको? रिएक्टेंट। ध्यान रखिएगा, रिएक्टेंट। क्या लिखेंगे परिभाषा? लिखेंगे हम लोग कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, ध्यान से देखिएगा, ये जो पदार्थ है ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, ये जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है। तो रासायनिक अभिक्रिया, बहुत सारे बच्चे लिख देते हैं ना कि जो तीर का निशान है उसके बाएं तरफ वाले को अभिकारक कहते हैं। अरे भाई ये कौन बात हो गया? तीर के निशान के बाएं तरफ वाले को अभिकारक कहते हैं? ये कोई बात नहीं ना हुआ जी। लिखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। क्या लिखेंगे? रासायनिक अभिक्रिया में। आप लोग एक, अच्छा ये बताइए, आप लोग पहले लिखवा लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, रासायनिक अभिक्रिया में भाग, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, लेने वाले पदार्थ को, ठीक है ना, पदार्थ को अभिकारक कहते, अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे मान लिया जाए H2 प्लस O2 बन गया 2H2, यहां पे 2 लगा देंगे। तो यहां पे प्यारे बच्चे ये वाला जो आपका एरिया हो गया, ध्यान रखिएगा, हम एकदम बढ़िया से सब कुछ कर दे रहे हैं ताकि आपको कोई भार ना पड़े। ये वाला जो भाग हो गया, ये वाला भाग ही क्या कहलाएगा? ये वाला भाग ही कहलाएगा अभिकारक। ये क्या कहलाएगा? अभिकारक कहलाएगा। क्लियर हुआ? ये वाला जो भाग है वो क्या कहलाएगा? अभिकारक कहलाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं प्यारे बच्चे उत्पाद में। ठीक है ना, ये हो गया अभिकारक। अब आगे बढ़ते हैं उत्पाद। उत्पाद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। इसका परिभाषा हम लोग क्या लिखेंगे? इसका परिभाषा लिखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद बनने वाले पदार्थ को उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद, लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद बनने वाले पदार्थ को, बनने वाले
रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद बनने वाले पदार्थ को उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद बनने वाले पदार्थ को उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। जैसे मान लिया जाए, एक एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। जैसे हम लिख दिए C+O2, C+O2 से क्या बन गया? CO2। तो यहां पे प्यारे बच्चों बता दीजिए उत्पाद कौन सा है? ये वाला क्या कहलाएगा? यही जो है ना, ये कहलाएगा उत्पाद। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? उत्पाद कहलाएगा। एक एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। एक एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं। जैसे मान लिया जाए हम लिख दिए CaCO3, CaCO3, इससे क्या बन गया? CaO प्लस में CO2 बन गया। क्या बन गया? CaO प्लस, हाँ बताओ बाबू, CaO प्लस में CO2 बन गया। अब इसमें उत्पाद कौन सा होगा? तो ध्यान रखना बाबू, ये वाला जो भाग हो गया ये क्या कहलाएगा? उत्पाद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उत्पाद कहलाएगा। प्यारे बच्चों जरा बताइए, क्या यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया? बताओ बाबू, सभी बच्चों को यहां तक समझ में आया? एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर? यस और नो? जल्दी से बताओ बाबू, मजा आ रहा है आप लोगों को? हेलो पल्लवी, एक बच्चे लिख रहे हैं कि हेलो। अरे भाई यहां पर बात करिए ना, आप लोग अपने में झुराइल हैं? है, यहां पे ध्यान दीजिए। आप लोग कहीं और ध्यान रख रहे हैं, ठीक है ना? एक तीर से दो निशाना करिएगा ना, पता चलेगा कि दोनों निशाना चूक जाएगा। समझ में आ गया बाबू? चलिए तो बाबू बताओ, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर? क्या बात, एकदम समझदार हो गए हैं आप लोग। अपने से लिख देते हैं सर डबल सी यानी कि कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है ना? चलिए, क्लियर है सर, क्लियर है। सब बच्चों का क्लियर? यहां तक सभी बच्चों का क्लियर, हाँ या ना? यस सर जी, क्लियर। मजा आ गया आप लोगों को बाबू? यहां तक सभी बच्चों को मजा आ गया? एक बार बताओ भाई, यस और नो? यहां तक सभी बच्चों को मजा आ गया एकदम? बहुत बढ़िया। हाँ, अब यहां तक के बाद अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा एक टॉपिक और पढ़ा देते हैं, ठीक है ना? उसके बाद छुट्टी दे देंगे। एक टॉपिक और पढ़ाने दीजिए बस। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। अभी तक हम आपको क्या बताए? रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बता दिए हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो रासायनिक समीकरण होता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसको उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। बोलो बाबू, क्लियर हुआ सब कुछ एकदम? यहां तक सब बच्चों को समझ में आ गया? यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक का नाम लिखिए आप लोग। अच्छा ये बताइए, आप लोग नोट्स बनाए हैं कि नहीं एकदम अलग से? केमिस्ट्री का, फिजिक्स का और बायोलॉजी का और हर एक सब्जेक्ट का एक अलग नोट्स आप लोग बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? कितने बच्चे नोट्स के लिए एकदम अलग से कॉपी ले लिए हैं? कितने ऐसे बच्चे हैं जो नोट्स के लिए अलग से कॉपी ले लिए हैं? एक बार बताओ जल्दी। कितने बच्चे हैं जो नोट्स के लिए अलग से कॉपी ले लिए हैं कि गुरुजी हमारा तो कॉपी एकदम तैयार है? अगर नोट्स के लिए कॉपी नहीं लिए हैं तो प्यारे बच्चे, नोट्स के लिए आप लोग कॉपी ले लीजिए, ठीक है ना? और बढ़िया से एकदम नोट्स बनाइए। नोट्स के लिए आप लोग कॉपी ले लीजिए और नोट्स को ना एकदम बढ़िया से बनाइए। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? नोट्स एकदम बढ़िया से बनाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नोट्स में प्यारे बच्चों कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नोट्स एकदम आप लोग का बढ़िया से बनना चाहिए। समझ गए ना? और नोट्स बना करके और आप लोग से हम कभी भी मांग सकते हैं कि भाई नोट्स जो बनाए हो उसका फोटो खींच करके भेजो, तब ना हमें पता चलेगा कि नोट्स आप लोग बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। तो नोट्स एकदम बढ़िया से बनना चाहिए, कभी भी हम उसका फोटो मंगवा सकते हैं। ठीक है, चलिए एक लास्ट टॉपिक हम आपको आज बताते हैं, उसके बाद आज छुट्टी करेंगे। रासायनिक समीकरण की विशेषता।
ध्यान रखिएगा, रासायनिक रासायनिक समीकरण रासायनिक समीकरण रासायनिक समीकरण की विशेषता, रासायनिक समीकरण की विशेषता। अच्छा बाबू, एक चीज और हम आपको अभी बता देते हैं, थोड़ा सा शुरुआत में ना छुट्टी वगैरह आप लोगों का रहेगा, बाद में जाकर के छुट्टी वगैरह नहीं रहेगा, ठीक है ना। जैसे आज कितना तारीख है, 3 तारीख न है, 5 तारीख तक हम आप लोग का क्लास लेंगे। 5 तारीख के बाद हो सकता है कुछ दिनों का आप लोग को छुट्टी मिले, ठीक है ना। 5 तारीख के बाद हो सकता है कुछ दिनों का छुट्टी मिले, क्योंकि लगातार साल भर से हम पढ़ा रहे थे, लगातार साल भर से पढ़ा रहे थे, और सोचे हैं कि थोड़ा कहीं घूमने जाएं, ठीक है ना। अब आप लोगों से झूठ क्या बोलना, झूठ बोल करके थोड़े ना कुछ होता है। तो कहीं पर घूमने जाने का प्लान बनाए हैं, टारगेट बोर्ड के जितने भी सारे टीचर्स हैं सब लोग कहीं घूमने जाने का प्लान बनाए हैं। तो लगातार साल भर से पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा करके थोड़ा सा हम लोगों को भी लगता है कि इधर उधर कहीं घूमने के लिए जाए, क्योंकि फिर आप लोगों का जब क्लास शुरू हो जाएगा ना, तो फिर बीच में छुट्टी देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हमको लगा है कि अभी 2-4 दिन के लिए कहीं पर घूमने निकला जाए। तो 5 तारीख के बाद थोड़ा सा आप लोगों का छुट्टी रह सकता है, पर थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। होली के बाद फिर आप लोग का क्लास तो एकदम कंटिन्यू चलेगा, फिर बीच में कोई छुट्टी छाट्टी नहीं रहेगा। हम तो यहाँ तक हैं कि संडे तक को छुट्टी नहीं लेते हैं, संडे तक को भी पढ़ाते हैं। शुरुआत में थोड़ा सा आप लोग को छुट्टी रह सकता है, तो प्लीज आप लोग परेशान ना होइएगा कि सर जी छुट्टी काहे दे रहे हैं। शुरुआत में थोड़ा सा रहेगा, क्योंकि पूरे साल भर तक आपके पहले वाले जो आपके भैया जो मैट्रिक एग्जाम दे दिए, उन लोगों को साल भर लगातार पढ़ाए हैं बिना एक दिन का छुट्टी लिए, ठीक है ना। तो थोड़ा सा प्यारे बच्चों हो जाता है कि चलो, तो आप लोग की तरफ से इजाजत अगर होगा तभी आप लोग ही इजाजत देंगे कि सर कहीं जाइए घूमने, ठीक है ना। हाँ, तो कहीं पे जा रहे हैं भाई पूरी टीम के साथ घूमने के लिए। टारगेट बोर्ड के सभी शिक्षक भी लगातार पढ़ा रहे हैं ग्रहमी बरहमी वालों को, 10th वाले बच्चों को थोड़ा सा परेशानी होता है ना, तो लगा के चलो हैं। तो आप लोगों का इजाजत है, जरूर जाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों ने तो इजाजत दे ही दिया कि ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। हाँ, तो जाएंगे 5 तारीख के बाद, यानी कि कल पढ़ाई होगा, परसों पढ़ाई होगा, उसके बाद फिर आप लोग का छुट्टी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, तब तक सेल्फ स्टडी करिएगा आराम से एकदम। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं। फिर आप लोग का हम जैसा भी होगा ना, आप लोग को हम व्हाट्सएप ग्रुप में देते जाएंगे ना। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में हम भेजते चले जाएंगे, चिंता ना करिए आप लोग, नोटिफिकेशन सब कुछ मिलते रहेगा। चलिए समझिए इधर ध्यान से, रासायनिक समीकरण की क्या क्या विशेषता है। देखो बाबू, रासायनिक समीकरण होता है ना, जैसे कोई भी रासायनिक समीकरण होता है, जैसे मान लिया जाए यह कोई समीकरण हुआ, कोई भी अभिक्रिया हुआ, समझिएगा जरा ध्यान से, कोई भी अभिक्रिया हुआ, तो रासायनिक समीकरण की विशेषता, सॉरी रासायनिक समीकरण की नहीं, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता वो लिखना था। रासायनिक अभिक्रिया की रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया की रासायनिक अभिक्रिया मतलब कोई भी रिएक्शन होता है तो उसमें क्या क्या हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी रिएक्शन होता है तो उसमें क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला, अगर प्यारे बच्चों कोई भी रिएक्शन होगा तो उसमें गैस का निर्माण हो सकता है, गैस की उत्पत्ति हो सकती है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें गैस की उत्पत्ति हो सकती है। ये हम आपको आगे बताएंगे कि कौन सा अभिकरण होगा, कौन सा रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उसमें गैस का उत्पत्ति होगा। तो ध्यान रखिएगा, गैस की उत्पत्ति हो सकता है रासायनिक अभिक्रिया में। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उसमें गैस का उत्पत्ति हो सकता है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया हुआ तो पता चला हाइड्रोजन गैस निकला, ठीक है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया में गैस का उत्पत्ति हो सकता है, बड़ा आम बात है, ठीक है ना। चलो बाबू, दूसरा क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, दूसरा क्या है, अवक्षेप का निर्माण हो सकता है। अवक्षेप का निर्माण हो सकता है। अच्छा, अवक्षेप क्या होता है ये आपको हम बताते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अवक्षेप मतलब होता है, जैसे देखते हैं ना, मान लिया जाए कि कोई अभिक्रिया हुआ, तो कोई अभिक्रिया होता है तो देखते हैं कि नीचे पेंदी में कुछ बैठ जाता है। जब कोई अभिक्रिया कराए नीचे पेंदी में कुछ बैठ गया, गाद जिसको बोलते हैं, गाद कुछ बैठ गया, होता है ना कि कोई अभिक्रिया हुआ नीचे कुछ अवक्षेप, मतलब जो पेंदी हो गया ना उसमें कुछ बैठ गया। तो प्यारे बच्चों, अगर पेंदी में कुछ बैठ गया तो जो नीचे गाद बैठा,
बिंदी में जो गाद बैठा उसी को क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, अवक्षेप। तो ध्यान रखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता है कि गैस का भी निर्माण हो सकता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान। अवक्षेप यानी कि गाद का निर्माण भी हो सकता है, जो नीचे जो बीकर होता है उसमें बैठ जाता है, ध्यान रखिएगा। तीसरा, अगर रासायनिक अभिक्रिया होता है तो वहां पर पदार्थों का रंग परिवर्तन हो सकता है, पदार्थों का रंग परिवर्तन हो सकता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा तापमान में परिवर्तन हो सकता है, ताप में परिवर्तन हो सकता है, ताप में परिवर्तन हो सकता है, ध्यान रखिएगा, तापमान में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है ना। अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। जैसे यहीं पर हम आपको जो बता रहे थे, ध्यान दीजिएगा कि H2 प्लस O2, ये दोनों तो प्यारे बच्चों गैसीय अवस्था में है, ये दोनों गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है। लेकिन जब दोनों के बीच में अभिक्रिया होता है तो बनता है H2O, और H2O क्या है, द्रव है, और ये क्या है, गैस है। तो बताओ बाबू, अवस्था में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? दोनों गैस था लेकिन अब क्या बन गया, द्रव बन गया। बताओ बाबू जल्दी से, दोनों गैस था लेकिन अब क्या बन गया, द्रव बन गया। तो यहां पर बताइए कि अवस्था में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर आपसे परीक्षा में सवाल पूछा जाए कि रासायनिक अभिक्रिया की प्रमुख विशेषता बतलाइए, तो रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या बताएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान गैस की उत्पत्ति हो सकती है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अवक्षेप का निर्माण हो सकता है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रंग में परिवर्तन हो सकता है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान तापमान में परिवर्तन हो सकता है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। बोलो बाबू, क्लियर हुआ, यस और नो? जल्दी से बताइए, हाँ या ना। सभी बच्चे एक बार जल्दी जल्दी से बता दो बाबू, हाँ या ना। सभी बच्चों के यहां तक समझ में आ गया? जल्दी जल्दी से बताइए। यस सर जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, समझ में आ गया ना। जैसे आप लोग कोई भी एग्जांपल लेंगे, वो एग्जांपल हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल तो जैसे मान लिया जाए कि यहां पर हम एक एग्जांपल लिए, जेडेन। जेडेन के मतलब क्या हो गया, जिंक यानी कि जस्ता। तो जेडेन प्लस में H2SO4, यानी कि जिंक का अभिक्रिया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होगा, सॉरी नहीं बाबू, सल्फ्यूरिक अम्ल से, जिंक का अभिक्रिया जब सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएंगे तो क्या बनेगा पता है, जेडेन और SO4 मिलेगा तो बनाएगा जेडेन SO4, और प्लस में ये जो हाइड्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। समझिएगा जरा ध्यान से। तो बताइए, रासायनिक अभिक्रिया हुआ तो गैस का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ बाबू? गैस का निर्माण हुआ ना। तो इसलिए कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान गैस की उत्पत्ति हो सकती है। वैसे ही कुछ अभिक्रिया होता है जिसमें अवक्षेप का निर्माण हो सकता है, कुछ अभिक्रिया में रंग भी परिवर्तन हो जाता है, कुछ अभिक्रिया में तापमान में भी परिवर्तन होता है, कुछ अभिक्रिया में देख रहे हैं कि अवस्था में भी परिवर्तन होता है। तो ये सब रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता है। रासायनिक अभिक्रिया होता है तो ये सब चीज संभव है कि ये सब चीज हो सकता है, ठीक है ना। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो ये सब हो सकता है। बताओ बाबू, यहां तक समझ में आया? यहां तक सब बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर? एक बार जल्दी से बता दो मेरे भाई। सभी बच्चों से अनुरोध है कि जल्दी से बताइए, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब अगली क्लास में हम आप लोग को बताएंगे समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। जैसे देखिए ना, यहां पर H2 है, यहां पे O2 है, हाइड्रोजन भी दूगो, ऑक्सीजन भी दूगो, लेकिन इस तरफ आइएगा तो हाइड्रोजन दूगो है लेकिन ऑक्सीजन अगर कुछ ना है तो एक गो है। तो इसको समीकरण को संतुलित करने के लिए इसे दू लगाया जाता है। तो आपको हम अगला क्लास में बताएंगे कि समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। अगला क्लास में ध्यान रखिएगा, अगला क्लास में हम आप लोगों को समीकरण को संतुलित करने के लिए बताएंगे। समीकरण को संतुलित करने के लिए बताएंगे, समीकरण को संतुलित करने के लिए बताएंगे। अगला क्लास में समीकरण को संतुलित करने के लिए बताएंगे, इस समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। तो सबसे पहले तो आप लोग एकदम पूरे दिल से बताइएगा हमें कि आज वाला क्लास आप लोगों को कैसा लगा। एकदम पूरे दिल से बताइए कि आज का क्लास कैसा लगा आप लोगों को, एकदम बढ़िया से बताइए।
हाँ, झूठ ना, एकदम बढ़िया से जैसा आपको लगा। अगर अच्छा लगा तो अच्छा, पूरा समझ में आ गया तो लिखिए कि पूरा समझ में आ गया। अगर अच्छा नहीं लगा तो ये भी लिखिए कि अच्छा नहीं लगा, और क्यों नहीं अच्छा लगा ये भी लिखिए, ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। तो प्यारे बच्चों, बताओ आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा? हमें तो लगता है कि एकदम झकास लगा होगा आज वाला क्लास है। हमें तो लग रहा है कि आज वाला क्लास आप लोगों को एकदम झकास लगा होगा, एकदम बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट क्लास। आज वाला क्लास वन ऑफ द बेस्ट क्लास, सुपर, वाह, सुपर से भी ऊपर, ये बात हुई ना। चलिए, आज के क्लास से सभी बच्चे एकदम संतुष्ट हैं, ठीक है ना। और पुनः एक बार कहेंगे कि अगर आप लोगों को टाइम मिले, टाइम तो मिलेगा ही, ऐसा थोड़ी है, तो पूरी क्लास को सुन लीजिए। अगर आप लोग हमारा बात मानते हैं तो एक बार सुन लीजिए, 1.5 घंटे का क्लास है। कल दिन में प्यारे बच्चों, ये पूरी क्लास को, कल दिन में ये जो पूरा क्लास हम करवाए हैं उसको पुनः एक बार वीडियो देख करके रिवाइज कर लीजिए, ठीक है ना। और वीडियो देख देख करके नोट्स भी बना लीजिएगा, ठीक है ना। अगर आप हमारा बात मानते हैं तो पुनः एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और वीडियो देख देख करके रिवीजन भी कर लीजिएगा। बताओ बाबू, पूरा एक बार रिवाइज करेंगे आप लोग? पूरे सभी बच्चे एक एक बार ना रिवाइज कर लीजिएगा बढ़िया से एकदम। अगली क्लास में ना एक बच्चे पूरा एकदम रिवाइज करके आइएगा, ठीक है। कल दिन में पूरा एकदम रिवाइज कर लीजिएगा, और तब कल शाम में जब हम आपको पढ़ाएंगे ना, बहुत मजा आएगा। तो बढ़िया से एकदम ना रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। आवाज नहीं